पैसा कमाना, उसे बचाना और सही जगह इन्वेस्ट करना। पैसा कमाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपने कितना पैसा बचाया। मान लीजिए आपने 75,000 रुपये महीना कमा तो लिया, लेकिन आपका खर्च 1,00,000 रुपये महीना है, तो पैसा कमाने के साथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैसा बचाना है और जो बचाया उसे सही जगह इन्वेस्ट करना। सही जगह इन्वेस्ट करना और वह भी स्मार्ट तरीके से। अगर आपकी उम्र 18 से 20 साल है तो स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करने पर 20 से 25 सालों तक आप अपनी बचत को मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं तो हज़ारों से लाखों और लाखों से करोड़ों बना सकते हैं। इस वीडियो में पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है इसको डिटेल में बताया गया है। हेलो फ्रेंड्स, प्रॉफिट प्लान्स फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि कभी भी पूरा पैसा एक जगह या एक ही प्लान में नहीं लगाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का मेन फॉर्मूला ही यही है, आप कभी भी एक जगह इन्वेस्ट न करें। अगर आपने अलग अलग जगह पैसा इन्वेस्ट किया और मान लीजिए किसी एक जगह लॉस हो गया तो बाकी 3 जगह तो आप प्रॉफिट में हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि महीनों और सालों में ही पैसा मल्टीप्लाई हो जाए, वह भी गारंटीड और बिना रिस्क के। इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। हकीकत में रिस्क और रिटर्न साथ साथ चलते हैं। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न, जितना कम रिस्क उतना कम रिटर्न। कुछ इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो ज़्यादा होता ही है, लेकिन उसका इन्फ्लेशन रिटर्न महंगाई से ज़्यादा होता है और उसका लॉन्ग टर्म रिटर्न काफ़ी अच्छा होता है। और कुछ इन्वेस्टमेंट में रिस्क काफ़ी कम होता है, लेकिन उनके रिटर्न्स भी कम होते हैं। एक तरह से सिर्फ सेविंग ही हो पाती है। इन्वेस्टमेंट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। फर्स्ट, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल पार्ट में फिक्स्ड डिपॉजिट, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट, नेशनल पेंशन स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, टर्म इंश्योरेंस, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और नॉन फाइनेंशियल में प्रॉपर्टी और गोल्ड आते हैं। इन्वेस्टमेंट प्लान्स में सबसे पहले नंबर पर है फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी। एफडी को काफ़ी सिक्योर माना जाता है, लेकिन सही फिक्स्ड डिपॉजिट का चुनाव कैसे करना है यह बात भी ध्यान रखकर ही एफडी करना है। बैंक से अच्छा इंटरेस्ट कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज देती है, और कुछ कंपनियां भी होती है जो एफडी इनवाइट करती है और अच्छा इंटरेस्ट देती है। इन कंपनियों में कौन सी एनबीएफसी या एचएफसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, वह सेफ़ है या नहीं, तो इसके लिए आपको 4 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, उन कंपनियों को चुनें जिनकी क्रेडिट रेटिंग AAA होती है। कुछ कंपनी होती है जो AAA रेटेड होती है। AAA मतलब हाईली सिक्योर। इन कंपनी में जो AAA रेटेड होती है 9% तक का इंटरेस्ट रेट देती है। AAA रेटिंग कंपनी जहां पर आपका पैसा हाईली सिक्योर होता है और अच्छा रिटर्न देता है। गूगल सर्च करके आप किसी भी एनबीएफसी और एचएफसी की क्रेडिट रेटिंग जान सकते हैं। दूसरा, AAA रेटिंग के बाद यह देखें कि उस कंपनी का जो ब्रांड है या जो ब्रांड उस कंपनी को प्रमोट कर रहा है वह रेप्यूटेड होना चाहिए। ब्रांड वेल नोन होना चाहिए। ब्रांड और क्रेडिट रेटिंग से यह भरोसा होगा कि आपका पैसा सुरक्षित है। क्रेडिट रेटिंग और ब्रांड देखने के बाद उस कंपनी की विड्रॉल कंडीशन देखें। उसकी प्री मैच्योर विड्रॉल के रूल्स क्या हैं। अगर प्री मैच्योर विड्रॉल से किसी कंपनी में आपको लॉस ज़्यादा हो रहा है तो बजाय उसके वह कंपनी चुनें जिसमें समय से पहले पैसा निकालने पर या प्री मैच्योर विड्रॉल करने पर लॉस कम हो। चौथा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग। कुछ कंपनी साल में एक ही बार इंटरेस्ट कंपाउंड करती है और साल के आखिर में इंटरेस्ट अमाउंट ऐड करती हैं, और कुछ कंपनी हर 6 मंथ में कंपाउंड करती है, यानी साल में 2 बार इंटरेस्ट ऐड करती है, तो आपको अगले 6 मंथ बाद उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो एफडी का चुनाव करते समय इन 4 बातों का ध्यान रखें। एफडी के बाद बेस्ट इन्वेस्ट में नाम आता है पीपीएफ का। नंबर 2, पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, यानी 15 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान है। यह एक मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान भी है। पीपीएफ स्कीम में हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट जमा कराना होता है। 15 साल के बाद सारा पैसा इंटरेस्ट सहित मिल जाता है। आप अपने सुविधा के अनुसार इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। इसके द्वारा प्राप्त रिटर्न्स अंडर एटीसी के तहत टैक्स फ्री रहता है।
यानी उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। 15 साल के बाद जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है वह भी टैक्स फ्री रहता है और जो इंटरेस्ट हम अर्न करते हैं वह भी टैक्स फ्री रहता है। हर क्वार्टर यानी 3 महीने में इंटरेस्ट रेट रिवाइज होती है। पीपीएफ में एक साल में मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। आप 15 साल तक पैसा नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी वजह से पैसों की ज़रूरत होती है तो आप लोन भी ले सकते हैं। पीपीएफ एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, अच्छे इंटरेस्ट के साथ बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है और वह भी सेफ्टी के साथ। नंबर 3 पर है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स पैसा कमाने का बहुत ही बेहतर और आसान तरीका है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा होना ज़रूरी नहीं। आप केवल 500 रुपये महीने से भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में कई इन्वेस्टर्स का पैसा एक जगह जमा किया जाता है, फिर इस फंड में से बाज़ार में इन्वेस्ट किया जाता है। म्यूचुअल फंड को फंड मैनेजर और उनकी टीम मैनेज करती है। फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट होते हैं। इनका काम होता है कि आपके पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ पैसा किसी एक जगह इन्वेस्ट नहीं किया जाता, बल्कि अलग अलग जगह लगाया जाता है ताकि किसी एक साइड में लॉस आने पर दूसरे फील्ड में प्रॉफिट कमाया जा सके। म्यूचुअल फंड में 2 तरह से पैसा लगा सकते हैं। आप चाहे तो पैसा लमसम लगा सकते हैं, सारा पैसा एक साथ, और चाहे तो एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर एक साथ ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो एसआईपी आपके लिए बेहतर प्लान हो सकता है। म्यूचुअल फंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं और उनके एनएवी नेट एसेट वैल्यू या कीमत की रिपोर्ट डेली की जाती है। उनके पोर्टफोलियो की रिपोर्ट भी हर महीने की जाती है और इनकी कंप्लीट जानकारी भी इन्वेस्टर्स को दी जाती है। इसमें कुछ भी हिडन नहीं रखा जाता है। इन्वेस्टर्स के पैसों को सुरक्षित रखने का काम सेबी करती है। इसके जो लॉज हैं बहुत सख्त होते हैं, जिससे आपका पैसा सुरक्षित रहता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो म्यूचुअल फंड को आप अपने गोल के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। आपका क्या गोल है? शॉर्ट टर्म गोल 1 साल के लिए होता है, मिड टर्म गोल 3 से 5 साल के लिए होता है और लॉन्ग टर्म गोल 5 साल और उससे ज़्यादा के लिए होता है। म्यूचुअल फंड में आपको टैक्स पर भी छूट मिलती है। चौथे नंबर पर है स्टॉक मार्केट। स्टॉक खरीदना हर इन्वेस्टर्स के बस का नहीं होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत ही उतार चढ़ाव होते हैं और स्टॉक में कोई गारंटीड रिटर्न्स नहीं होता। किस समय कौन सा स्टॉक खरीदना और कौन सा बेचना ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन स्टॉक ने कई बार लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं और कई इन्वेस्टर्स ने बड़ी रकम का लॉस भी उठाया है, सही नॉलेज नहीं होने की वजह से। अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो उसका सही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक में लॉस से बचने के लिए एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करने के बजाय अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। 5वें नंबर पर है नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम क्या है? फ्रेंड्स, यह एक गवर्नमेंट रिटायरमेंट स्कीम है। रिटायरमेंट के बाद भी आपको रेगुलर इनकम होती रहे, इसके लिए अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो एनपीएस में इन्वेस्ट कर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच है इसमें शामिल हो सकता है। इसमें आप अपनी सैलरी से हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनपीएस में 2 तरह के खाते होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में 60 साल की एज तक पैसा नहीं निकाल सकते हैं और टीयर 2 में आप अपनी ज़रूरत के समय कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। इसमें आप 6,000 रुपये साल का भी इन्वेस्ट करके रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स सेविंग है। 6 नंबर पर है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी एक बेहतर स्कीम है इन्वेस्टमेंट के लिए। यह 100% रिस्क फ्री सेविंग स्कीम है और गारंटीड रिटर्न्स देती है। इस स्कीम में एक बार पैसा जमा कराना है, फिर उसका इंटरेस्ट हर 3 माह में मिलता है। यह एक प्रकार की सीनियर सिटीजन एफडी है जिसका क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है। यह स्कीम 50 से 60 साल की उम्र वालों के लिए होती है, यानी इसमें सीनियर सिटीजन या अर्ली रिटायर्ड व्यक्ति ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट पोस्ट ऑफिस या बैंक में कर सकते हैं। इसका टेन्योर 5 सालों का होता है। 5 सालों के बाद भी आप इसको 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें आप कम से कम 1,000 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक बार में 1.5 लाख तक का भी डिपॉजिट कर सकते हैं।
1.5 लाख तक की इसमें टैक्स में छूट भी मिलती है। इसमें इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अच्छी होती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कंप्लीट डिटेल जानने के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में इस स्कीम की कंप्लीट जानकारी दी गई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में 7वें नंबर पर आता है NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स पेपर बेस्ड डिपॉजिट होते हैं जो पोस्ट ऑफिस द्वारा इशू किए जाते हैं। यह इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टैक्स सेविंग डॉक्यूमेंट भी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा खासा मिल जाता है। नंबर 8 पर है टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस। इन्वेस्टमेंट में अगला नाम आता है टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस का। कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए बेस्ट है? टर्म प्लान LIC एक बेस्ट प्लान है। यह किसी अनहोनी की स्थिति में आपके परिवार को फाइनेंस सिक्योरिटी देता है। टर्म प्लान में वास्तव में बहुत कम कीमत में आपको कवर मिल जाता है। टर्म प्लान 10 से 25 साल तक के लिए किया जा सकता है। आपको अपनी इनकम का 10 से 20% टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आप साल का 2 लाख रुपये कमाते हैं तो आपको कम से कम 40 लाख रुपये तक का टर्म प्लान लेना चाहिए। अगर आप 5 लाख कमाते हैं तो आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। जितनी कम एज में आप टर्म इंश्योरेंस कराते हैं उतनी ही कम प्रीमियम आपको भरनी पड़ेगी। अगर आप 10,000 रुपये साल की प्रीमियम का टर्म इंश्योरेंस कराते हैं तो 1 करोड़ तक का आपको लाइफ कवर मिलेगा। वहीं अगर आपने 50,000 रुपये साल की LIC कराई तो 20 लाख का कवर आपको मिलता है, जो कि 25 साल बाद के इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएगा। लेकिन टर्म प्लान में आपको अगर कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। इन्वेस्टमेंट में नॉन फाइनेंशियल में आता है प्रॉपर्टी और गोल्ड। नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में आती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट से पहले यह जान लेना जरूरी है कि आप प्रॉपर्टी में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना सबसे महंगा होता है। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपये महीना है और आप साल में 5 लाख रुपये सेव कर लेते हैं तो आप 35 लाख रुपये तक का प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते समय 10% एक्स्ट्रा कीमत जोड़कर देखना चाहिए। दूसरा, प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं हो। अगर प्रॉपर्टी महंगी होगी तो उस पर रिटर्न कम होगा। शेयर या म्यूचुअल फंड की तरह आप प्रॉपर्टी को तुरंत बेचकर रिटर्न हासिल नहीं कर सकते। अच्छा प्रॉफिट पाने के लिए आपको अच्छा खासा इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। इसलिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले के पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अक्सर प्रॉपर्टी बाज़ार में सही कीमत मिलने के इंतज़ार में प्रॉपर्टी को रोक कर रखना पड़ता है। प्रॉपर्टी खरीदते समय उसकी लोकेशन, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन, संपर्क और उस एरिया के डेवलप होना, इन बातों का ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। प्रॉपर्टी में अगर रीसेल या रेंटल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी लोकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। इन बातों को ध्यान में रख कर ही कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें। सोने में इन्वेस्ट करते समय भी आपको अपने अन्य इन्वेस्टमेंट्स की तरह सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न को ध्यान में रखना चाहिए। सोना लंबे समय में आपको मध्यम रिटर्न दे सकता है। इसके अलावा सोने में इन्वेस्ट एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इसमें कम रिटर्न मिलने की संभावना रहती है, लेकिन आर्थिक अस्थिरता के दौर में इसके दाम काफ़ी बढ़ सकते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट का 5 से 10% आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, अपनी रेंज से बाहर जाकर इसमें इन्वेस्ट न करें। गोल्ड में इन्वेस्ट 4 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट है ज्वेलरी, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स SGB और डिजिटल गोल्ड। इसे गहने, सिक्के या बिस्कुट के रूप में खरीदा जा सकता है। आप कम से कम 1 ग्राम की रकम के बराबर गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आप एक लमसम या एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP का सहारा भी ले सकते हैं। दूसरी तरफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स SGB ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI द्वारा जारी किया जाता है। एक SGB को 1 ग्राम सोने के मल्टीपल में खरीदा जा सकता है। SGB पर 2.5% प्रति वर्ष की दर से इंटरेस्ट मिलता है। इमरजेंसी में SGB को जमानत के रूप में गिरवी रखकर लोन लिया जा सकता है। गोल्ड पर लगने वाले टैक्स का कैलकुलेशन आपके गोल्ड इन्वेस्टमेंट के टाइम पीरियड के आधार पर किया जाता है। तो यदि आप गोल्ड खरीदने की तारीख से 3 साल के भीतर इसे बेचते हैं तो इसे एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाता है, और यदि आप इसे 3 साल के बाद बेचते हैं तो इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों और ज़रूरतों के आधार पर ही कोई फैसला लेना चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो गोल्ड भी बहुत अच्छा ज़रिया है इन्वेस्टमेंट का। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज्वेलरी की बजाय गोल्ड कॉइन्स में ही इन्वेस्ट करें।
ज्वेलरी में 10 से 25% तक का लॉस ज्वेलरी मेकिंग में माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ तरीके थे इन्वेस्टमेंट में मैंने बताए। इन्वेस्टमेंट में कभी भी ज़रूरत का पैसा न लगाएं, हमेशा एक्स्ट्रा कैश ही इन्वेस्ट में लगाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा या जो इस इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें दी अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फ्रेंड्स, वीडियो में बताए गए तरीक़ों में अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है या आप चाहते हैं कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं।